कारण जी, देश का बंटवारे का असली जिम्मेदार मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक शख्स ने पीएम बनने के चक्कर में देश बंटवा दिया था। तो पीएम कौन बना? नेहरू ने बना। ठीक है, नेहरू बना, जिन्ना साहब पीएम नहीं थे, गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। ठीक है, हम पाकिस्तान के सपोर्ट में कभी नहीं रहे, देश नहीं बंटना चाहिए, हम देश बंटने के खिलाफ हैं। ठीक है, आज़ादी के वक्त अगर पूरा देश एक होता तो आज मुसलमान एक बार पीएम बनता, एक बार कांग्रेस के पीएम बनता, एक मुस्लिम एक बार गैर मुस्लिम, तो कम से कम हमारी हिस्सेदारी तो यहाँ बनी रहती। इसलिए सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ देश बंटने से तो भारत के मुसलमानों को नुकसान हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी पटना बापू सभागार में है और आज जनसुराज के द्वारा प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगातार जो है बिहार के तमाम ज़िलों में वो अपना पदयात्रा किए थे और हर एक जगह वो संदेश दिए कि मैं सभी हर वर्ग के समाज को बराबर की अधिकार और जो बिहार में बेरोज़गारी है, मैं जो यहाँ के बच्चे पलायन करते हैं, हम लोग एक इस पार्टी के माध्यम से, हालांकि 2 अक्टूबर को जनसुराज जो है एक दल के संगठन के रूप में खड़ी होगी और लगभग कहा जाता है कि 1 करोड़ मेंबरशिप के साथ। तो यहाँ पे अभी जो लाखों की संख्या में पूरे बिहार से हर ज़िला से लोग, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बापू सभागार में पहुँचे हैं। तो उनमें से एक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे जानें। क्या नाम हो भैया आपका? राशिद इकबाल, सेक्रेटरी मुस्लिम लीग बिहार। जी जी, किस पार्टी के? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का बिहार का सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और दिल्ली का यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, तो क्या लगा, देखिए यहाँ पे आज जो लाखों की संख्या में मुसलमान पहुँचे हैं प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए, क्या उम्मीद लेकर आए, क्या आशाएं लेकर आए? देखिए, हर किसी को सुनना चाहिए। कहा जाता है कि दोस्त हो या दुश्मन, सबकी बात सुननी चाहिए और उस हिसाब से अपने डिसीजन तय करते हैं, अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, ये प्रशांत किशोर साहब ने एक आवाज़ दिया है कि हम अल्पसंख्यकों को उसका हक देंगे, उसकी भागीदारी देंगे, उसकी भागीदारी देंगे उनकी आबादी के हिसाब से। तो देखते हैं हम इसी सिलसिले में आए कि इनका क्या एजेंडा है। और मैं प्रशांत किशोर जी से ये कहूँगा, प्रशांत किशोर जी से, कि आप सचमुच में अगर हिस्सेदारी देना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बीजेपी के साथ भी काम किए हैं, 2014 लगभग सभी दलों के साथ काम किए, आरजेडी, सपा, बसपा सबके साथ काम किए कमोबेश। ठीक है, तो आपसे मेरी इल्तजा गुजारिश है कि आप लालू, नीतीश, कांग्रेस और दूसरे सेकुलर पार्टियों की जैसे ना बन जाए कि इन्होंने शुरू में तो कुछ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिए और उसके बाद फिर टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिए और मुसलमानों के जो हक सही मिलने चाहिए, उनकी वाजिब हक, वो नहीं दिए। आप ऐसा ना करें और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप वन साइडेड मुसलमानों के वोट ना ले करके, आपके साथ इस वक्त अशफाकुर रहमान साहब हैं। ठीक है, आप उनकी पार्टी से अलायंस करें। और जो कौन है अशफाकुर रहमान साहब? इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे जहन में नहीं आ रहा था, लोक दल कुछ इस तरह का है। ठीक है, इनकी पार्टी शायद लोक दल है। ठीक है, तो इनकी जो लोक दल पार्टी है, शायद लोक दल है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो इनकी जो पार्टी है, आप इनसे अलायंस कीजिए और जो अल्पसंख्यकों के एरियाज़ हैं खास करके और उनकी आबादी के हिसाब से आप उनकी हिस्सेदारी तय किए, उनको उतनी सीटें, उतने % सीटें दीजिए और वहाँ से उनकी पार्टी के झंडे के तले, यानी कि ये जो टिकट मिलनी चाहिए अशफाकुर रहमान की पार्टी से मिलनी चाहिए। ठीक है, और अगर मुस्लिम लीग MIM को भी शामिल करना चाहते हैं तो आप उनको भी अलायंस में शामिल करें, क्योंकि अभी सीमांचल में लगभग 5 MLA जो है जीते हैं। भले आरजेडी ने उसके लगातार MIM के जो सुप्रीमो हैं, बात सुन लीजिए, असल जो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इन अशफाकुर रहमान, मुस्लिम लीग MIM, इनसे अलायंस कीजिए और आपको लगता है कि हम सिर्फ अशफाकुर रहमान से कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन उनको आबादी के हिसाब से उनको सीटें प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तब हम समझेंगे सचमुच में आप हिस्सेदारी देना चाहते हैं। ठीक है, आप नेता के साथ सीट लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जब तक हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से MLA या MP जीत कर नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंटली वो अपने कौम की आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी अगर वो मान लीजिए आपके भाषा के हिसाब से, आपके बयान के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप अपना नेता एक मजबूत चुनना चाहिए। जी बिल्कुल, और आप हिस्ट्री देख लीजिए कि जब तक पार्लियामेंट और असेंबली हाउस में आवाज़ उठाया, उसकी अपने कौम के लीडरशिप ने आवाज़ उठाया। लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी से बनती है, ना कि MP MLA लीडर होते हैं। सचमुच वो लीडर नहीं होता, वो अपनी पार्टियों के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी की जी हुजूरी करते हैं। ठीक है, बड़े MP MLA देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ट्रिपल तलाक बिल में मौलाना असरारुल हक साहब आवाज़ नहीं उठाए थे पार्लियामेंट हाउस में, प्रशांत किशोर, जबकि आवाज़ सिर्फ मुस्लिम लीग और MIM ने उठाया था। जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लगातार जब से ये पार्टी में देखिए इतना लोग
जन सैलाब उभर के सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कभी मुस्लिम समस्या पर नहीं बोले, फिर भी मुसलमान इनके पीछे जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, किसी पर हम प्रशांत किशोर जी के छवि पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वन डायरेक्ट हम किसी पर खुल्ला यकीन नहीं कर सकते, ओपनली और वन साइडेड यकीन नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि अगर आप सचमुच में मुसलमानों को हक देना चाहते हैं तो उनकी सेकुलर पार्टी, ठीक है, मुस्लिम लीग एमआईएम और ये जो अशफाकुर रहमान की पार्टी, इन तीनों से अलायंस कीजिए कि इन चीज़ों का अपना एक वर्चस्व है बिहार में, ठीक है, और उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कीजिए, उनको एमएलए की सीट दीजिए, और लोकसभा का जब लड़ें तो लोकसभा में भी सीटें दीजिए, तब हम मानेंगे सचमुच में आप ईमानदार हैं, वरना आपकी ईमानदारी पर सवालिया निशान है, ठीक है। जैसे कांग्रेस के ईमानदारी पर सवालिया निशान आज भी है कि जिन्होंने और आरजेडी, सपा, बसपा सब लोगों ने कहा कि हम मुसलमानों को हक देंगे। मुलायम सिंह ने क्या कहा था, ठीक, 2000 शायद वो 16 के या 15, बहरहाल उस वक्त जब मुलायम सिंह इलेक्शन लड़े थे, ठीक है, उसके बाद सीएम बन गए अखिलेश यादव, ठीक है, तो उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दूंगा यूपी में। कहाँ दिए? नहीं दिए। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही सर्वे कराया था, और लेकिन क्या उस पर कभी 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात थी? क्या कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया पूरे देश में? नहीं दिया। या किसी सेकुलर पार्टियों ने, आरजेडी तो उसके अलायंस पार्टनर थी कांग्रेस की, आज भी है, ठीक है, क्यों नहीं बिहार में ऐसे मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया? 10% जो देखने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इनको 10% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, मक्कार सेकुलर पार्टियां, इन्होंने कभी भी मुसलमानों को, बीजेपी तो हमारी दुश्मन है ही, शुरू से दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि इनका एजेंडा ही है पूंजीपतियों और सिर पे बरहमन 3% बरहमन का राज करना, ठीक है। इसके अलावा किसी हिंदू के भी नहीं, दलित के भी नहीं है, ठीक है। ये ओबीसी या SC ST के दुश्मन है ये, ठीक है, और मुसलमान के तो दुश्मन ही है, ठीक है। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम और सब सेकुलर पार्टियां से, आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस, कि हम मुसलमानों को हक देंगे, तो इन्होंने जो SC ST में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया मुसलमानों को? 15 और 7 22% जो रिजर्वेशन है, बहुत बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ, मुद्दा आप बता रहे हैं। 15 और 7 22% जो है MP MLA के सीट रिजर्व हो जाते हैं, मुसलमान खड़ा भी नहीं हो सकता। 70% आबादी वाला फुलवारी शरीफ मुसलमान खड़ा भी नहीं हो सकता, रिजर्व सीट है, ठीक है। मेरा भी सवाल, हमारा कहना है कि मुसलमानों को भी SC ST में बिहार में और तमाम स्टेट में, तमाम देश में मिलना चाहिए, भी एक होना चाहिए। रिजर्वेशन। आप ही सिर्फ बोलिएगा तो पब्लिक को मजा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जी है भाजपा की बी टीम है, और ये भी नई पार्टी है, और इस तरह का बड़ा प्रोग्राम करना, हर जिला में जाना, पद यात्रा करना, पद यात्रा के दौरान हज़ारों की संख्या को एकजुट करना, तो इतना ये इनके पास जो कहाँ से पैसा आ रहा है? देखिए, ये कहाँ से लाए पैसा, ये खुद प्रशांत किशोर बताएंगे कि वो बीजेपी का बी टीम है या नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर जी अगर आए हैं तो तेजस्वी और जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं या कांग्रेस, इसके इन पार्टियों के ऊपर जोरदार तमाशा है कि ये जो कह रहे हैं, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, कि हम मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, ठीक है, ये तमाशा है, ठीक है। और ये कह रहे हैं, मैं तेजस्वी जी को और कांग्रेस को और जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से, यानी जिस जात की या धर्म की जितनी हिस्सेदार आबादी है, उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दीजिए, अभी भी मौका है, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अल्पसंख्यक वोट इधर ना आ जाए पीके की तरफ। मैं आपको होशियार कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि आप भी मुस्लिम सियासी पार्टियाँ जैसे मुस्लिम लीग MIM या और भी अशफाकुर रहमान की पार्टी अलायंस, उनसे कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मुस्लिम लोग कहीं पीके की तरफ ना आ जाए। और पीके जी के इसमें मैं कहूँगा, प्रशांत किशोर, कि आप सचमुच में चाहते हैं, लोग कहते हैं कि जो है ओवैसी को इसलिए नहीं देना चाहते MIM को, कि ताकि एक बार अगर उनको मौका दे दिया फिर बिहार में उनका दुकान खुल जाए। ये बताइए, सच बात है? ये बताइए कि जिस कौम धर्म का, ठीक है, लीडर है, क्या उसको उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से उसका दुकान नहीं खुलना चाहिए? हम आपसे सवाल करते हैं, खुलना चाहिए कि नहीं? तो देख रेख करते लालू जी आपका बहुत, कहाँ, ये बताइए, कहाँ देख रेख किया? लोकसभा में इस बार कितनी सीटें मिली? 40 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें मिली, सिर्फ 2 सीटें। आपका बंदा 2 सीट तो 18% आबादी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना होता है, ठीक है, 4 दूना 8, लगभग कम मिनिमम 7-8 सीट तो होता ही है, होता है, क्यों नहीं दिया? ठीक है। अच्छा, ये दौजाना, अब्दुल बारी सिद्दीकी और ये बड़े बीजेपी से क्यों नफरत करते? बीजेपी तो टिकट भी देती है तो आप उसको हरा देते हैं। देखिए, बीजेपी से नफरत सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि दलितों और ओबीसी या तमाम हिंदुओं को भी करना चाहिए, सिवाय 3% जो ब्राह्मणवाद है उनको छोड़ करके, क्योंकि वो उनकी पार्टी है। और ये कभी भी किसी हिंदू, ओबीसी, SC ST के हक की बात कभी नहीं किया, बल्कि वो दिन दूर नहीं, यही ब्राह्मणवाद थे, ठीक है, जिसने दलितों को आगे हड़िया लटकाते थे और पीछे बढ़नी
इसको किसने ख़त्म किया? अगर दलितों को और ओबीसी को किसी ने हक दिया तो मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो इसको ख़त्म किया और दलितों को अपने फ़ौज में शामिल किया। वही लोग इस्लाम कबूल किए कि इस्लाम में बराबरी है, ठीक है। अगर कोई आगे आएगा तो अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा। इनको तो मंदिर घुसने भी नहीं दिया। आज भी भारत के राष्ट्रपति को ब्राह्मण लोग या आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मंदिर घुसने नहीं देते हैं। और आपको बता दें कि राम मंदिर जो अभी तामीर हुई है अयोध्या में, ठीक है, क्या राम राष्ट्रपति को क्यों नहीं उन्नयता दिया गया? क्यों नहीं? क्योंकि वो दलित समाज से हैं। दलितों अभी भी नहीं समझोगे तो बर्बाद हो जाओ। ये जो रामविलास पासवान के बेटा हैं, ऐसे मांझी हैं, इन जैसे जो आपके समाज को बेचने वाले लोग हैं, कभी बीजेपी में कभी उसमें सट जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। जिसने आपको हमेशा जो है मंदिर तक के जाने नहीं दिया, आपके हकूक़ कभी नहीं दिए, आपको बेचने का काम किया, सौदा करने का काम किया, आप इनको वोट देते हैं। बीजेपी आपको टिकट दे देती है आपके हक अधिकार के अनुसार, हिस्सेदारी के अनुसार, तो बीजेपी को आप वोट करेंगे? अगर देखिए वो अपने एजेंडे को ख़त्म करती है, पुराने एजेंडे को, ठीक है, और उनका हिंदुत्व का एजेंडा ना हो। अगर ये सचमुच में लिखित तौर पर करते हैं और पूरे ऐलान करते हैं मीडिया में और रिलायंस में हिस्सेदारी देते हैं, तो इसमें जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, इसको बैठ कर सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, उनको डिसीजन ले। अलायंस पार्टनर पार्टियां सबको इन्होंने खा गए, तो बोले कि नीतीश कुमार को भी खा रहे थे, इनकी पार्टी को भी खा रहे थे। भाजपा करे मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें आप भी आते हैं, लेकिन आप लोग भरोसा नहीं करते हैं मोदी जी पर। मोदी जी तो देखिए सिलेंडर दिए, मुसलमानों के लिए हज के लिए सुविधा बढ़ाए और कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए सभी दल के सभी जाति के लिए बराबर का सम्मान के बारे में सोचता रहता हूँ। आप ये बताइए, आप जो कहते हैं कि अभी जो है आपने कहा सिलेंडर दिया, सिलेंडर फ्री में तो दे दिया, सिलेंडर फ्री में दे दिया। अब फ्री में दे करके जो सिलेंडर 300 रुपये 400 रुपये मिलता था यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है, वो आज जो है 1200 हो गया। तो सिलेंडर फ्री में दे करके एक बार, ठीक है, आप तो उससे 10 गुना ज़्यादा हमसे वसूल रहे हैं। अब वो सिलेंडर जो लोग को फ्री मिला था वो गैस भराने का पैसे नहीं है उनके पास, वो लोग गैस ने लकड़ी पे खाना बनाने पे मजबूर हो गए। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हक दिया और या किसी समाज किसी को हक नहीं दिया, अल्पसंख्यकों को तो हक नहीं दिया, SC ST OBC किसी को हक नहीं दिया, ये सबको खोला। ये तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं जो फिर से महिलाओं के खिलाफ जो है वही सती प्रथा लाना चाहते हैं, समझे ना। इनका यही एजेंडा है। अच्छी पे 4-5-10 पूंजीपतियों को ही पूरी देश की संपत्ति सौंप देना चाहते हैं, ये तो पूरे देश को बेच देना चाहते हैं। इसलिए मैं तमाम OBC SC ST को कहता हूँ कि ये 3% ब्राह्मणों की पार्टियाँ आप होशियार हो जाए, वरना आपके खिलाफ बहुत जल्दी जब कानून बन जाएगा आप ही का वोट से लेकर एक चीज़ तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे। सच्चर कमेटी 2005 में जब निकाला गया था तो उस समय भी मुसलमान की शिक्षा, आर्थिक हालात पे काफ़ी कमज़ोर था, और वही स्थिति आज 2024 में भी रिपोर्ट में जब आप देखेंगे तो वही हालात है। तो कहाँ बदला? आखिर मुसलमान एजुकेशन से इतना दूर क्यों? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं, 1-2 वजूहात नहीं है। सबसे पहली वजूहात यह है कि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से अपनी आबादी के हिसाब से MP MLA ना जिए, जो आवाज़ बुलंद करे या मुसलमानों का हिस्सेदारी तय करे, और उसके हिसाब से हर सेक्टर में फंडिंग हो, एजुकेशन के सेक्टर में, रोज़गार के सेक्टर में और तमाम दूसरे सेक्टर्स में उनको फंडिंग उसके हिसाब से मिलना, एजुकेशन के सेक्टर में मिलना चाहिए। और ये तब होगा जब मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से आबादी के हिसाब से MP MLA जीत कर जाएंगे, चाहे अलायंस में रहेंगे, अलायंस गवर्नमेंट के अलायंस पार्टनर रहेंगे या अपोजिशन में, तभी मिल सकता है। और ये सेकुलर पार्टियों से जो मुस्लिम MP MLA जीत कर जाते हैं वो कभी भी मुसलमानों के हक की आवाज़ नहीं बुलंद करते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्योंकि संविधान में कानून है कि 2/3 से कम अगर MP या MLA आवाज़ उठाते हैं तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मान करके उनकी सदस्यता कभी भी रद्द हो सकती है। तो ये मुसलमान तो बड़े छोटे, बहुत कम तादाद में जाते हैं, तो ये जो करोड़ों रुपया खर्च करके जाते कभी नहीं चाहेंगे, इनकी मजबूरियां हैं। और बहुत सारे जो बोल सकते हैं, कुछ सही बातें बोल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते हैं। अपनी पार्टी की जी हुजूरी करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं, आप एक पैकेट गर्म करते हैं। ये कम कसूरवार नहीं है मुस्लिम MP MLA। और सबसे बड़े जो कसूरवार हैं मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार, चाहे उलमा तंजीमें हो, अब सबसे बड़े हमारे तो शरिया उलमा भी जो जिम्मेवार हैं, सबसे पहले बड़े जिम्मेदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, बड़ी काबिल थे, बड़ी काबिलियत होने के बावजूद भी 1951 में जलसे किए और कहा कि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग कांग्रेस को वोट दें। अबुल कलाम आज़ाद जी जी, इतने काबिल शख्सियत। और नहीं तो देश में दंगे होंगे और नया पाकिस्तान बनेगा। हमारा कहना था कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा नहीं किया था, बल्कि आप मौलाना आज़ाद की ही है कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान में मौलाना आज़ाद ने 5 कैबिनेट मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग, 6 कैबिनेट मिनिस्ट्री कांग्रेस, 2 कैबिनेट मिनिस्टर अदर माइनॉरिटीज़ और एक बार PM मुस्लिम लीग, अगर कांग्रेस बनेगा राष्ट्रपति, इसका उल्टा वाइस वर्सा होगा। जिन्ना ने तो मान लिया था मुस्लिम लीग उस वक्त की मुस्लिम, लेकिन मौलाना आज़ाद की से बड़ी गलती हो गई कि 41 से लेकर 46 तक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। और गांधी जी के दबाव में आकर के लोग कहते हैं, मौलाना आज़ाद ने तो अपनी किताब में लिखा कि मैं खुद से इस्तीफा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि गांधी जी के दबाव में आके इन्होंने रिज़ाइन दिया। और चलिए गांधी जी नहीं कहते जैसा कि किताब में लिखते हैं, तो मौलाना आज़ाद का ब्लंडर मिस्टेक था कि उन्होंने रिजाइन दिया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जिसको जिन्ना मान लिया था, कहा अच्छा देश नहीं बटेगा, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम लीग को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो जिन्ना तो बहुत खुश हुए थे, अच्छा देश नहीं बटेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजाइन दिया, नेहरू को प्रेसिडेंट बनाए, तो नेहरू जैसे मक्कार
इन्होंने कहा 7 जुलाई 1946 को 1946 को 7 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पास होता है और जो मिनिस्ट्री का इस हिसाब से बंटवारा होता है अकॉर्डिंग टू मौलाना आज़ाद, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्हों ने मान लिया, लेकिन रिज़ाइन जो दे दिया कांग्रेस पार्टी से, सदारत से, प्रेसिडेंटशिप से। नेहरू प्रेसिडेंट बने और ठीक 10 जुलाई 1946 को मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया कहती क्या ये फाइनल प्लान है, तो नेहरू कहते नहीं कि फाइनल प्लान नहीं है, कभी भी कांग्रेस अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। तब जिन्ना बौखला गए, ठीक है, कि मुसलमानों का क्या होगा, ये तो अमेंडमेंट कर देंगे, इनकी आबादी ज़्यादा है, इनकी आबादी ज़्यादा है और मुसलमान भी पूरी तरह हमको वोट नहीं करते हैं। आपके कहने के हिसाब से बंटवारा जो पाकिस्तान का जो नया जन्म हुआ है वो गांधी और नेहरू के कारण जी, देश का बंटवारे का असली जिम्मेदार मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक शख्स ने पीएम बनने के चक्कर में देश बंटवा दिया था, तो पीएम कौन बना? नेहरू ने बना, ठीक है, नेहरू बना। जिन्ना साहब पीएम नहीं थे, गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ठीक है। हम पाकिस्तान के सपोर्ट में कभी नहीं रहे, देश नहीं बंटना चाहिए, हम देश बंटने के खिलाफ हैं, ठीक है। आज़ादी के वक्त अगर पूरा देश एक होता तो आज मुसलमान एक बार पीएम बनता, एक बार कांग्रेस के पीएम बनता, एक मुस्लिम एक बार गैर मुस्लिम, तो कम से कम हमारी हिस्सेदारी तो यहाँ बनी रहती। इसलिए सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ देश बंटने से तो भारत के मुसलमानों को नुकसान हुआ, इतना ही नहीं पाकिस्तान के मुसलमानों को भी नुकसान हुआ, बांग्लादेश के मुसलमानों को, क्योंकि वो बड़ी बुरी हालत में है, गरीबी में जी रहे हैं पाकिस्तान वाले जनता, ठीक है। जन्म होने से मुसलमान पे आज भारत में हर लोग शक करते हैं, बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ। बयान भी कभी कभी बीजेपी के लोग देते हैं, खाते हैं यहाँ के गाते, जबकि पूरी वफादारी के साथ रह रहे हैं, हर अग्नि परीक्षा को भी पास किया है मुसलमानों ने, फिर भी शक किया जाता है। यही तो बात है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जितने भी पाकिस्तान के बांग्लादेश के खुफिया एजेंट पकड़ा रहे हैं वो कौन है? सब हिंदू समाज से हैं, ठीक है। इनको तो कभी अरेस्ट करके हाईलाइट नहीं करते मीडिया वाले, ये जो सो कॉल बड़े बड़े टीवी के मीडिया हैं कहाँ चले जाते हैं, और जहाँ मुसलमान पकड़े भी नहीं, रियल में होते भी नहीं आतंकवादी या मुखबिर होते भी नहीं, और सीधा हेडलाइन बनता है मास्टर माइंड आतंकवादी, और जब कोर्ट उसको निर्दोष साबित करती है ये मीडिया वाले कभी नहीं छापते हैं, ठीक है। अफसोस की बात है। असल जो बोलना चाहता हूँ, मौलाना अबुल 2 मिनट सुन लीजिए, इतना असली बात कोई नहीं बतावेगा, अंदर की बात। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इतना बड़ा उन्होंने खुद कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सदारत से इस्तीफा दिया, इंडिया मीन्स फ्रीडम में उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया। ब्लंडर हुआ कि इन्होंने बयान दे दिया कि मैं कैबिनेट मिशन प्लान को फाइनल प्लान नहीं मानता हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान को फाइनल, जिससे जिन्ना बौखला गए और देश बंटवारे का रीज़न बन गया, ठीक है। तो ये असल जिम्मेदार कौन हुए? नेहरू तो हुए, ठीक है। जिन्ना को बदनाम करते हैं हम, हाँ कुछ गलतियां हो सकती हैं उनकी, हमें नहीं कह सकते हैं कि जिन्ना द्वित्व धले होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अकॉर्डिंग टू मौलाना सज्जाद नोमानी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जितनी भी मीटिंगें हुई और एग्रीमेंट्स हुए, उस एग्रीमेंट की एक किताब तैयार कर दी, और वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो बताएगा वो किताब, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देश के बंटवारे में मुस्लिम लीग 1% भी कसूरवार नहीं थी, 1% भी, बल्कि जिनान पटेल हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। इन लोगों ने देश में दंगे करवा दिए उस समय, जो देश पर बंटवारे का कारण, वरना जिना तो कहते थे कि हमें भारत में जो है अपने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ठीक है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, वरना हम तो मर जाएंगे। क्योंकि वो टीबी पेशेंट था, हालांकि किसी ने बताया नहीं था वो कि मैं एक टीबी मरीज हूँ, तो यहाँ के अल्पसंख्यकों का वो देश में वो दबाव इसलिए बनाते थे ताकि हमें हिस्सेदारी मिले। जैसे 2 भाई बनाते, अगर एक भाई को हिस्सेदारी ना मिले तो दबाव बनाते नहीं है कि भाई हमें पूरा हक दो, नहीं तो हमको अलग कर दो, ठीक है। वो उस तरह से दबाव बनाना था, लेकिन दिल से वो कभी नहीं चाहते, और हकीकत देश नहीं बंटना चाहिए। देश बंटने से सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ, आज भी शक की निगाह से देखे जाते हैं। और मैं बता देता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके, अगर आप सचमुच में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिलाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान को फायदा होगा, क्योंकि मुसलमान फिर यहाँ माइनॉरिटी में नहीं रह पाएंगे, लगभग मेजोरिटी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारी भी एक बार पीएम बनेंगे। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना लें, पाकिस्तान को मिला लें, और आपसे नहीं होता तो अखंड भारत बना दे, ठीक है। और आपसे नहीं हो सकता तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना दूंगा, ठीक है। और मैं और पूरे देश को अखंड भारत बनाऊंगा, इससे हमारा ही फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा और हमारा फायदा हो कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और सुन लीजिए, सबसे मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों को कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि मुसलमानों का क़यादत हो और मुसलमानों का हक मिले, तो सेकुलर पार्टियों के जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वक्फ बोर्ड जो कमेटी है मुसलमानों का, बहुत बड़ी संपत्ति स्कैम खुलासा हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बात बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो है, मुसलमान की स्थिति इतना गंभीर है, इतना ख़राब है, लचर पचर है, और इतना बड़ी प्रॉपर्टी रहने के बाद भी, इतना बड़ा संपत्ति रहने के बावजूद भी किसी मुसलमान को भला तो नहीं देखे। आपके जुबान से सुनना चाहते हैं कि कितना भला हुआ। देखिए, सचमुच में वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बैठे हैं,
ये काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ हुकूमतों के साथ मिलकर के बहुत अपने लोगों को उल्लू जानकारी भी सीधा नहीं करते कि क्या हैं। है। और वक्फ बोर्ड की लगभग 16 लाख एकड़ ज़मीनें हैं, जो तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। सारा रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड की, और ये लोग अपने सिर पे रोटी सेकते हैं। अगर ये चाहें तो इस पर बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स बना करके मुसलमानों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों को। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ हुकूमतों की दलाली करते हैं, अपने उल्लू सीधे करते हैं। चाहे भारत का वक्फ बोर्ड हो, चाहे स्टेट लेवल का वक्फ बोर्ड हो, इस पे भरोसा करना उचित हो? नहीं, अब बिल्कुल आप नहीं, कैसे- बिल्कुल नहीं उचित हो। ये तब तक मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा जब तक मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से MP MLA जीत करना जाएंगे, और उनकी पार्टी से MLA MP ना बने, उनकी पार्टी को वक्फ बोर्ड का चाहिए, तब वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। अच्छा, हुकूमत का भी दबाव होता अब बहुत- कि मुसलमानों का काम नहीं करना है, तुमको बना दिया, बस अपना उल्लू सीधा करो। और जब तक मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से MP MLA जीत करने जाएगा, मुसलमानों का हक नहीं मिलेगा। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से कहता हूँ, मुस्लिम सियासी पार्टी को अलायंस करवाएं सेकुलर पार्टियों से। आप PK जी से कहूँगा कि आप अलायंस कीजिए, और अलायंस के साथ हिस्सेदारी, तब मानूंगा आप सचमुच में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के फेवर में हैं। आप अपना अंतिम में परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। आई एम मोहम्मद राशिद इकबाल, सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बिहार स्टेट एंड एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली यूथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हर सवाल लगभग जो है इनसे किया, और PK के भी लगभग फंडिंग जैसे मामले, वक्फ बोर्ड जैसे मामले को भी, और हिस्सेदारी जैसी भी सवाल को मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार।